नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ में किया वादा, कहा तीसरे कार्यकाल में भारत को बनाएंगे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला, कहा बार बार करना पड़ता है लॉन्च। चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे कांग्रेस नेताओं की संख्या बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, अरेस्ट प्रोटेक्शन की मांग खारिज। कोर्ट ने ईडी को दी हरी झंडी। हाईकोर्ट ने भी पूछा समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, पप्पू यादव ने थामा कांग्रेस का हाथ। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में हुआ विलय। चुनाव से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर, बंगाल में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में खूनी झड़प। राज्यपाल ने सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ की, जिसमें आज पीएम मोदी शामिल हुए। आयोजन में 2000 से ज्यादा उद्यमियों ने हिस्सा लिया। स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वादा किया कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने कहा 25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है और सही निर्णयों के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने का रोड मैप भी तैयार कर रहा है। इस दौरान उन्होंने भारत की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कई लोग राजनीतिक स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके और मूल स्टार्टअप के बीच में अंतर नए विचारों के लिए बात के जोर का है। कोई मौका इन दिनों पीएम मोदी छोड़ नहीं रहे हैं राहुल गांधी पर हमला करने का। देखिए, 25 लाख स्टार्टअप ऑन द एवरेज, अगर आप ये सोचें कि 20-20 लोग भी अगर हैं इसमें, तो 5 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी देने वाले लोग आज भारत मंडपम में मौजूद। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। लोग नौकरी 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 की बात कर रहे हैं। यहां नौकरी देने वालों की संख्या 25 लाख हो गई। अब इस चीज को समझिए, पिछले 10 सालों में यह क्रांति है। लोगों के सोच में बदलाव हुआ है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, चुनावी माहौल है तो फिर एक ऐसे शख्स, ऐसे विरोधी जो बार बार लॉन्च किया जाता है और फुस हो जाता है, फेल हो जाता है, वो एग्जाम्पल तो देना लाजमी था। लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी सीखना चाहिए इन युवाओं से जिन्होंने स्टार्टअप क्रांति लाई है। सरकार इशारा करती है, सरकार जमीन तैयार करती है, मेहनत तो हमको आपको ही करना पड़ेगा। और जो लोग मेहनती हैं, भारत मंडपम में आज चमक रहे थे, दमक रहे थे। हिंदुस्तान का बदला हुआ ये स्वरूप है। ये माइंडसेट हटाने की आवश्यकता है कि हर कोई सरकारी नौकरी में जो है इन्वॉल्व हो। बहुत अच्छी खबर ये जो स्टार्टअप का महाकुंभ, भगवान करे अगले साल इसकी संख्या और डबल हो जाए, उसके बाद और भी डबल हो जाए और ऐसे ही हिंदुस्तान इन्हीं युवाओं के कंधों पे, किसी सरकार और किसी की वजह से नहीं, इसी मेहनती युवाओं के समूह के जरिए भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। जी, अगली खबर में बात लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच में बड़ी फूट की। चुनाव में वक्त काफी कम बचा है, पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मना करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं की निराशा और अपनी ही सरकार
प्रचार में होती कार्यकर्ताओं की अनदेखी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रतिभा सिंह का यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तो प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक विचित्र किस्म का माहौल बन गया है। कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। आप ये समझिए कि आपके तमाम लेफ्टिनेंट, कैप्टन, सोल्जर, सारे लोग अगर युद्ध के मुकाम तक बिल्कुल सामने खड़े हो और एन मौके पे कह रहे हो कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है, तो इसका मतलब देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद दिस पार्टी। और प्रतिभा सिंह ने तो हद कर दी, नहीं लड़ रहे। कोई कह रहा है कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि नहीं हमें चुनाव नहीं, हमें राज्य के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। एक एक तरह के बहाने सारे लोग बना रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हकीकत का बयां किया है। उन्होंने कह दिया भाई पार्टी संगठन ही खत्म है, कार्यकर्ता निराश है, नाराज है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और यही हालचाल तो पंजाब के अंदर में भी है। भाई आपने समझौता कर लिया केजरीवाल से, 3 पे आप लड़ रहे हो, 4 पे वो लड़ रहा है, उसने डिक्लेयर कर दिया, आपका नाम अभी तक नहीं आया है। ये सारे रणछोड़ नेता कांग्रेस के वो एक इशारा दे रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप को, क्या भले ही आपका अच्छा वीडियो बन जाता है, मीम्स बन जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा का पूरा ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां राहुल गांधी के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। वो भले ही आपको मिसगाइड करे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी जमीन से पूरी तरीके से एलिनेट हो चुकी है। जी। अगली खबर में बात केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की। ईडी की तरफ से जारी किए गए समन को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज अहम सुनवाई हुई, पर कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिली। कोर्ट ने सीधा सवाल पूछ लिया कि केजरीवाल समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, जिस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की गई, पर कोर्ट ने केजरीवाल को ना कोई प्रोटेक्शन दिया, ना ही ईडी समन पर रोक लगाई। साथ ही ईडी की ओर से पेश एएसजी एसबी राजू ने अदालत से कहा कि केजरीवाल की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस भी जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट में ये अपने आप को भगत सिंह के चेले कहने वाले शख्स अरविंद केजरीवाल ने कहा, हुजूर मुझे प्रोटेक्शन दे दो, ये ईडी वाले हमारे पीछे पड़े हुए, मैं गया तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। भाई आपने क्या अर्जी लगाई? आपने अर्जी लगाई कि हमें नहीं बताया है अभी तक कि आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता के रूप में बुलाया जा रहा है। जज साहब ने बीच में ही टोक दिया। जज साहब ने कहा कि एक बार तुम जाओगे तब तो तुमको मालूम चलेगा, पहले कैसे मालूम हो जाए तुम्हें? क्यों नहीं जा रहे थे अभी तक? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें डर है, डर है? डर लगने लग गया भगत सिंह। पिटीशन पे पिटीशन डाल रहे हो, कहीं से कोई राहत नहीं मिली। रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, सेशन कोर्ट ने राहत नहीं दी, और दिल्ली हाईकोर्ट में तो आज जजेस की डांट पड़ लग गई। जजेस ने कहा कि भाई आपको तो जाना चाहिए, लेकिन ईडी ने यहां पे दूसरा खेल कर दिया। ईडी ने कहा कि ये जो पिटीशन लेकर के जा रहा है ये हर जगह, ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई आदमी कोई अर्जी लगाया, कोर्ट ने उस पर सुनवाई शुरू की, तो जो दूसरा साइड है वो ये कह रहा है कि आपने इस केस को क्यों लिया, ये इलीगल है, इस केस की ये केस सुनवाई के लायक ही नहीं है। तो आप ये समझिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लिया।
उन्होंने कहा बात सही है, अब पहले मेंटेनेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इसीलिए नोटिस दिया गया, 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है ईडी को कि आप साबित करें, आप अपने आर्गुमेंट्स दें कि क्यों केजरीवाल का केस सुनने लायक नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी को 7 दिन का 1 सप्ताह का टाइम दिया और ये कहा कि भाई आप फिर से अपना प्ली जो है उसको ट्वीक करो और हमें यह भी बताओ कि तुम्हारे प्ली को क्यों सुने हम। लेकिन ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। केजरीवाल जो चीज ढूंढ रहा था वो मिला नहीं। वो क्या था? वो प्रोटेक्शन, समन्स के ऊपर स्टे, वो दोनों नहीं मिला। इसका मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को हरी झंडी दे दी कि अपने काम पे लग जाओ। तो कल कोई बड़ी खबर आ जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा। जी, अब बात बिहार की राजनीति की, जहां बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इस सियासी घटनाक्रम से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में पार्टी का विलय होने से पहले पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लालू यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे। लालू यादव हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी मेरे भाई हैं, हम मिलकर दोनों भाई साथ में काम करेंगे। आखिर पप्पू यादव को विलय करने की क्यों जरूरत पड़ी अपनी पार्टी को? देखिए, इन्होंने कहा मुझे सीट चाहिए। पत्नी इनकी ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर है, बाहुबली इमेज है और कई सारे आरोप हैं। एक बार 1995 की कहानी है कि जिसमें पुरुलिया के सुनसान इलाकों में कोई AK-47 बंदूक जो हवाई जहाज से गिरा के भाग गया। तो किम डेवी उसका मेन आरोपी था, जिसने लैटवियन एयरलाइंस के जरिए कुछ बंदूकें गिरा करके वो भागे थे। लेकिन जब सब कुछ होने लग गया तो उन्होंने हाल में 2008 में शायद उन्होंने खुलासा किया कि वो लोग तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन मुझे भगाया पप्पू यादव ने। ये है पप्पू यादव। हालांकि ये डिनाई करते हैं, लेकिन डिनाई करने का कोई मायने मतलब समझ में आता नहीं है। एक और केस था इनके ऊपर मर्डर का, जिसमें ये जेल में भी बनते, फिर ये बाहर भी निकले। सवाल दूसरा है, भाई ऐसे होगा न्याय? भारत जोड़ो यात्रा? तो खैर, बिहार में इस तरह के बहुत सारे नेता हैं, बाहुबली छवि है जिनकी, जिसको बीजेपी भी अपने साथ ले लेती है, कांग्रेस वाले भी ले रहे हैं। तो लठैती होगी पूरी तरीके से। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी? इनको कहा गया कि भाई, इन्होंने चाहा कि भाई हमें गठबंधन में शामिल कर लो, टिकट दे दो। मना कर दिया गया, बोला कि नहीं, जब तक आप विलय नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो है वो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये विलय करने के लिए गए थे लालू यादव के पास। जो तस्वीरें आई लालू यादव से मिल, वैसे लालू परिवार को गालियां देने में सबसे आगे थे ये, और अचानक से इमोशनल हो गए। तो वहां मीटिंग में तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। लालू यादव तो कुछ एक मन कि चलो भाई वापस विलय कर लेते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ विलय नहीं करेंगे, आपका यहां कोई। तो अब इनके पास एक ही रास्ता बाकी था कि भाई कांग्रेस पार्टी में विलय हो जाए। तो अब कांग्रेस पार्टी में पहले से ही पत्नी थी, वो शुरुआती विलय होना था इनका आरजेडी से, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी तो किसी को भी अभी रख सकती है। तो खैर, ये इनका विलय हो गया है। अब वो कांग्रेस पार्टी के लीडर है, पति पत्नी दोनों कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन इसका असर चुनाव के ऊपर 0 सन्नाटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज की आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी चरम पर है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में खूनी झड़प की घटना सामने आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव के बावजूद एक दूसरे से भिड़ने को तैयार दिख रहे थे। इसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के बीच भी बहस होने लगी और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद समर्थकों का एक हुजूम सड़क के दूसरी तरफ से आक्रामक तरीके से घुसा
गुस्सा और झड़प पड़ गई। चंद मिनटों के अंदर कई लोगों के सिर फटने की खबर आई। घटना के बाद राज्यपाल ने कड़ा रुख अपनाया है। गवर्नर सीवी आनंदा ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। चुनाव से पहले इस तरह की गुंडागर्दी क्यों? तुम बांग्ला कल्चर जानो ममता दीदी, यही करवा रही हैं आप। देश भर में चुनाव हो रहा है, ये गुंडागर्दी बंगाल में क्यों? कोई आवाज उठाएगा? ये भद्र लोग, कलकत्ता का इंटेलिजेंसिया जो पता नहीं किस बिल के अंदर घुसा हुआ है, बंगाल पे पूरा देश हंस रहा है। जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर वहां पे हो गया, क्या हो रहा है वहां पे? बंगाल के मैप को अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है वहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है। एक भी सीट 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी जीत नहीं पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। और ममता बनर्जी उसे जीतना चाहती है, टीएमसी वापस अपनी तरफ जीतना चाहती है। तो कैसे जीतोगे? ये गुंडागर्दी करके, सांसद के ऊपर, मंत्री के ऊपर अटैक करके। तो ये बताता है कि बंगाल में अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आप देखते जाइए भाई, क्या क्या खेल होगा। इसी को ममता बनर्जी कहती है खेला होबे, खेला होबे। अब ये जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार सब जो है, जो सवाल पूछने को अपना बताते हैं कि हमारी पत्रकारिता, कोई सवाल पूछेगा या दलाली करने बैठ जाएगा? तो ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल साफ है कि विरोधियों को फिजिकली हार्म करके, गोली चलाओ, बम चलाओ, कुछ नहीं मैं जानती। ये वही इलाका है जहां पिछली बार विधानसभा के चुनाव में सीआरपीएफ की गोली से कुछ लोगों की मौत हुई थी, तो ममता बनर्जी का फोन कॉल आया था। ये नॉर्थ बंगाल की कहानी है कि अभी चुनाव तक चुप रहो, बाद में सबका हिसाब लेंगे। और क्या हिसाब लिया गया चुनाव के बाद? तो ये तो पूरा सिस्टम का मजाक उड़ रहा है बंगाल के अंदर में, और लोगों को पीड़ा हो रही है कि 7 फेज में क्यों हो रहा है बंगाल में, इसी वजह से हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।